नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दो वक्त की रोटी। मैं पूछती हूँ कि मुझे भी जीने का हक है या नहीं। मैं यह नहीं कहती कि अपनी माँ और बाबूजी को घर से निकाल दीजिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ कहा ना जाए। आपको पता भी है घर का काम कितना होता है। अब मैं नौकरी करूँ या घर का काम, अगर वो लोग घर का थोड़ा सा काम कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे तो इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है। करते तो हैं वो लोग घर का सारा काम। अजी क्या खाम खा काम करते हैं। कल के कपड़े रख कर गई थी धोने को, एक कपड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं, और उधर किचन में बर्तनों का ढेर लगा सो अलग। छोटी बहू और बहू के कमरे से आई इन आवाज़ों को सुनकर अपने कमरे में बीमारी की हालत में लेटी हुई शांति जी उदास हो गईं। सोचने लगी, अभी आता ही होगा बेटा मेरे कमरे में मुझे समझाने के लिए कि माँ घर का काम किया करो। हम भी दिन भर मज़े नहीं लूट रहे हैं, नौकरी पर जाते हैं तब जाकर दो वक्त की रोटी नसीब होती है आप लोगों को। इतने में बातें सोच रही थी कि देखा सामने उनका सुपुत्र हाजिर था, जिसे अच्छी तरह समझा बुझाकर माँ बाबूजी के पास ऐसा भेजा गया था जैसे किसी सैनिक को युद्ध भूमि में भेजा जा रहा हो। बस फिर क्या था, लगा दोहराने उन सभी बातों को। माँ जी बोली, बेटा तुझे पता है ना, उठने में तो मेरे पहले ही काम नहीं कर रहे थे। 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ, मेरी हिम्मत तो खड़े होने की भी नहीं हो रही है। बूढ़ी हड्डियाँ हैं, कभी तो जवाब दे ही देती हैं। फिर भी जैसे तैसे मैं और तेरे बाबूजी मिलकर अपना खाना पकाकर खा लेते हैं। कल तो नाश्ता भी तेरे बाबूजी ने ही बनाया था, तो माँ बाकी के काम भी करवा लेती बाबूजी से। बातों के तीर छोड़ता हुआ छोटा बेटा रोहन नौकरी के लिए निकल गया, साथ में उसकी पत्नी राधिका भी। शांति जी अब अपना ही शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो। जब तक आप दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी तब तक तो बहू माझी माझी करते हुए आपके आगे पीछे दौड़ती थी, हंसती बतियाती थी। कुछ दिन की बीमारी ने ही हमें एहसास करा दिया कि हमारे इस घर में कितनी इज्जत है। मोहन जी बोले, एक बात तो है श्रीमती जी, जब तक बड़ा बेटा और बहू हमारे साथ थे वो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। चाहे आपको लाख बुरे लगते हों, लेकिन दिल के साफ थे वो दोनों। बड़े बेटे बहू का नाम सुनते ही शांति जी के दिल में एक हुक सी उठी। जाने कितनी ही कड़वी मीठी यादें उनके समुद्री रूपी दिल में हिलोरा ले रही थी। अभी 4 साल ही हुए थे बड़ी बहू संध्या को ब्याह कर लाए इस घर में। नए नक्श तो ठीक थे, मगर सांवले रंग की थी, सभी कामों में निपुण थी, लेकिन जो भी काम करती थी उसी में शांति जी को कोई ना कोई नुक्स नजर आता, तो भी हंसकर माफी मांग लेती थी। गरीब घर की थी, इसलिए दान दहेज ज्यादा नहीं आया था। पढ़ी लिखी भी थोड़ा कम थी, तभी शायद आंखों में खटकती थी सासू माँ की। छोटी नंद और नेहा और देवर का भी पूरा सम्मान करती थी, फिर भी ना जाने क्यों वो लोग उसे कभी सम्मान नहीं दे पाए। सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती थी, लेकिन पति साहिल उसका पूरा सम्मान करता था और प्यार देता था, तो संध्या को भी कोई शिकायत नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उसकी नंद का रिश्ता भी अच्छे घर में तय कर दिया गया। लड़का विदेश में सेटल था। शादी के समय बड़े बेटे और बड़ी बहू ने दौड़ दौड़ कर सारे काम किए। शादी अच्छे से निपटाई। थोड़ा ही समय बीता था कि छोटे बेटे रोहन का विवाह कर दिया गया। जब छोटी बहू घर आई तो सभी ने जोरों शोरों से स्वागत किया। स्वागत, जी हाँ, वो तो होना ही था। दान दहेज से घर जो भर दिया था उसके माता पिता ने। ऊपर से पढ़ी लिखी भी ज्यादा थी, दिखने में खूबसूरत, गोरा रंग और सुंदर नए नक्श। शांति जी तो निहाल हो गई अपनी छोटी बहू पर। जब पड़ोसी देखें तो बोलते, बड़ी बहू का नाम संध्या तो ठीक था, छोटी बहू का नाम रोशनी रख दो शांति, उसके रंग के साथ खूब मैच करेगा। छोटी बहू सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाती, और सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो ससुराल वालों को बड़ी बहू छोटी फूटी आंख नहीं सुहाती थी।
जरा जरा सी बात पर ताने तैयार रहती सासू माँ की। छोटी बहू के आने के बाद भी सारा काम बड़ी बहू को ही करना पड़ता। दलील थी कि बड़े घर से आई है, काम थोड़ा ही ना करेगी अभी। अब तो छोटी बहू बात बात पर अपनी जेठानी की चुगली करने से बाज ना आती। अपनी सासू माँ के दिमाग में यह शक पैदा कर दिया कि भाभी अपने मायके में पैसा भेजते हैं और अपने पति रोहन के साथ मिलकर उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। शांति जी उनकी बातों में आकर भड़क गईं। एक दिन अपने खिलाफ साजिश होते देख बड़ी बहू के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी पति साहिल को सारी बात बता दी। यूँ तो साहिल किसी मुद्दे पर बोलता नहीं था, लेकिन अब वो चुप ना रहा। माँ संध्या घर का सारा काम करती है, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहती है और बदले में आप इस पर आरोप लगा रही हैं क्यों? मायके में पैसा देकर आती है, ऐसा करना तो दूर की बात है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। कल की आई पत्नी की तरफदारी करता है और हमारे सामने आंख दिखाता है। नालायक निकल जा हमारे घर से, कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों की यहाँ। बड़े बेटे बहू को बगावत के जुर्म में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पिताजी ने उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मकान और दुकान छोटे बेटे के नाम कर दिए गए और यहाँ से शुरू हुई हंसती खेलते परिवार की बर्बादी की दास्तान। अब घर पर केवल रोहन और उसकी पत्नी का ही राज था। माता पिता तो उनके हुक्म के गुलाम थे। बिगड़ा हुआ तो रोहन बचपन से ही था और अब उसे जुआ खेलने की भी आदत पड़ गई थी। जो दुकान उसने अपने बड़े भाई से हथिया ली थी उसे जुए में गवा दिया। अब घर और परिवार की कमाई का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए रोहन और उसकी पत्नी नौकरी करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पिताजी बेरोजगार होकर घर बैठ गए और इस हालत में पहुंच गए। क्या हुआ श्रीमती जी, कहाँ खो गईं? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? मोहन जी अपनी पत्नी से बोले। संध्या बहू की याद आ गई, बड़ी भली थी बेचारी, लेकिन हमने जो उन लोगों के साथ किया भगवान उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा हमें। वही सजा तो हम लोगों को मिल रही है, भाग्यवान। खैर छोड़िए, छोटी बहू कपड़े धोने के लिए कहकर गई थी, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं धो देता हूँ। कहते हुए मोहन जी उठकर बाथरूम में चले गए। अभी अंदर ही गए थे कि बाथरूम में से एक जोरदार आवाज आई और मोहन जी चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। कंपकपाती टांगों के साथ चलती हुई बाथरूम तक पहुंची तो देखा मोहन जी फर्श पर गिरे हुए हैं, उठने में लाचार हैं। हिम्मत जुटाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें जैसे तैसे अपने आप सहारा देकर उठने में सहायता की और कमरे तक ले गई। मोहन जी कमर दर्द से करहा रहे थे। शांति जी ने उन्हें मलहम लगाने लगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। बीमारी के कारण शांति जी भी खाना बनाने में असमर्थ थी। कुछ फल रखे हुए थे, उन्हें काट कर खा लिया और जैसे तैसे दोनों ने पेट भरा। थोड़ी देर तक जब दर्द कम नहीं हुआ तो शांति जी रोहन को फोन किया। बेटा, तेरे बाबूजी बाथरूम में फिसलकर गिर गए हैं, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाना है उन्हें। अरे माँ, मेरे पास अभी इतना समय बिल्कुल भी नहीं है और शाम को भी जरूरी मीटिंग है, रात को ही आ पाऊंगा घर पर। रोहन ने फोन रख दिया। शाम को जब छोटी बहू आई तो कपड़ों का ढेर जस का तस पड़ा देखा तो भड़क उठी सास ससुर पर। माँ जी, 2 दिन से कपड़ों का ढेर लगा है, इतना नहीं कर सकते घर बैठे? आप दोनों के ये कपड़े ही मशीन में धुलने डाल देती। बहू, तुम्हारे बाबूजी कपड़े ही धोने जा रहे थे कि बाथरूम में फिसल गए और यह हालत हो गई उनकी, और तुम हो के थोड़ी देर पहले जिन आंसुओं को बड़ी मुश्किल से शांत करके बैठी थी फिर से बहने लग गई। बाबूजी का हालचाल जानने की बजाय छोटी बहू गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रात को रोहन के आते ही छोटी बहू ने उसके कान भर दिए। माँ ने उसे आवाज दी, रोहन बेटा, अपने बाबू का हाल तो जान ले, देख कैसी हालत में पड़े हैं बेचारे। माँ, मैं थका हारा हुआ अभी घर लौटा हूँ,
थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते आप मुझे। और क्या हुआ बाबूजी को? ठीक ही तो दिख रहे हैं। 2 दिन मलहम लगाओगे तो दर्द भी चला जाएगा। छोटी बेटे की तीखी बातें माँ पिताजी को तीर समान चुभ रही थीं। अब तो लाचार जीवन बोझ लग रहा था उन्हें। अगले दिन जब छोटी बहू ने देखा कि कुछ फल गायब हैं, तो नौकरी पर जाने से पहले रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चलती बनी। पूरे दिन पति पत्नी बेचारे भूख प्यास से निडाल अवस्था में पड़े रहे। शाम को हालचाल जानने के लिए शांति जी की बेटी नेहा का फोन आया तो पूछने लगी, माँ आपका क्या हाल है, बाबूजी कैसे हैं? बेटी की आवाज़ सुनकर और अपनापन पाकर शांति जी अपना असीमित दुख को छुपा ना सके और रोते रोते सारा हाल सुना दिया। अपनी माँ की बेबसी भरी आवाज़ माँ बेटी के दिल को जैसे करौंद कर रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। नेहा इतनी दूर जो थी। उसने अगले दिन बड़े भाई साहिल को फ़ोन लगा दिया। इतने समय बाद अपनी बहन का फ़ोन देखकर साहिल हैरान सा रह गया। फ़ोन उठाते ही नेहा ने साहिल को माँ बाबूजी के साथ हो रहे अत्याचार की कहानी एक ही सांस में कह सुनाई। यह सब सुनकर साहिल की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत अपनी पत्नी संध्या को अपने साथ चलने को कहा। उसे रास्ते में सारी बात कह सुनाई। घर पहुंचकर देखा तो माँ बाबूजी बेहुशोद अवस्था में भूखे प्यासे पड़े थे। उनकी बेबसी ने बड़े बेटे बहू के दिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपने बेटे साहिल और बड़ी बहू को इतने समय बाद देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। साहिल, बड़ी बहू, तुम दोनों यहाँ? अजी देखिए, हमारे बच्चे आ गए। माँ की करुणा और वेदना में से स्वर सुनकर साहिल की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गईं। और माँ बाबूजी, आप इतने समय तक इतने दुख सहन करते रहे, मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकते थे क्या? अभी तक हमसे नाराज हैं? कहते हुए साहिल फपक रो पड़ा। बेटा, हम लोगों ने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। यह हमारे उन्हीं कर्मों की सजा है जो भगवान हमें दे रहा है। बाबूजी रुंधे गले से बोले। उधर अपराध बोध की भावना के कारण माँ जी बड़ी बहू से नज़र मिलाने में भी असमर्थ थी। चलिए माँ पिताजी, पहले हम आपको अस्पताल ले चलते हैं और उसके बाद आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। बड़ी बहू ने आदरपूर्वक कहा, हमने बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ और तुम दोनों हमारी परेशानी के बारे में सुनते ही दौड़े दौड़े आ गई। बड़ी बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। यह तो वक्त रहते मैंने सही इंसान की पहचान कर ली होती तो आज हमें यह सब ना देखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारे सेवा भाव और प्यार को पहचान ही नहीं पाई। पता नहीं क्या क्या बुरा भला सोचती रही तुम्हारे बारे में। कहती हुई माँ ने बड़ी बहू को अपने गले से लगा लिया और माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, जिसने बरसों से उनके मन में बसे मैल को धो डाला। बस माँ जी, जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहते हुए बड़ा बेटा उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन बेटा, अस्पताल में बहुत खर्चा होगा। आप चिंता ना करें माँ, सब इंतजाम हो जाएगा। साहिल ने माँ जी को आश्वासन देते हुए कहा, आपका आशीर्वाद से मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करके अच्छा कमा लेती है। अब हमें पैसे की कोई परेशानी नहीं है। अस्पताल से इलाज पाकर अब माँ बाबूजी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। अस्पताल से बड़ा बेटा और बहू माँ पिताजी को अपने साथ अपने घर में ले आए, जहाँ वो किराए पर रहती थी। देखिए माँ जी, यह है हमारे सपनों का घर। माँ बाबूजी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। कहते हुए बड़ी बहू रसोई घर में चली गई और फटाफट खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़ी बहू ने लजीज खाना तैयार करके माँ बाबूजी के सामने हाजिर कर दिया। माँ बाबूजी, जिन्होंने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, खाना देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी ऐसी करुणा दशा देखकर
बड़ी बहू अपने आंसुओं को रोक ना पा रही थी, लेकिन मन ही मन यह सोचकर खुशी हुई कि उसे अपने माता पिता समान सास ससुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज बड़ी बहू ने अपने आंतरिक सुंदरता से अपनी सास ससुर का दिल जीत लिया था। अपनी भूल को सुधारते हुए पिताजी ने वसीयत दोबारा लिखवाने का निर्णय किया। दुकान तो छोटा बेटा जुए में हार चुका था, लेकिन अब उन्होंने मकान अपने बड़े बेटे के नाम करते हुए छोटे बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दे दिया। बड़ी बहू ने मेहनत और त्याग से अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ली। आज सोच की जीत हुई कि सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।